मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सह आचार्य गृह विज्ञान। बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़ से, जैसे हम पढ़ रहे थे अपन प्रसार शिक्षा के सिद्धांत पढ़ रहे थे, उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको बता रही हूँ कि जो सिद्धांत हमने कल पढ़े थे उसके आगे हैं व्यवहारिक विज्ञान का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा जो होती है उसमें व्यवहारिक विज्ञान है, जिसमें लोगों को प्रदर्शन करके बताया जाता है। ये एक तरफ का शिक्षण नहीं होता कि मैंने बोला और दूसरे से सुना, ऐसा नहीं होता है। ये दो तरफा होता है, जिसमें कि हम जो चीज़ बताते हैं उसमें उसको आगे भी जो हम जिसको बता रहे हैं तो दोनों लोगों को समान रूप से सीखने की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। प्रसार शिक्षा जब कृषकों को नवीन कृषि यंत्र का उपयोग करना सिखाते हैं और किसान उसे जब तक स्वयं करके नहीं देखते हैं और सीखते नहीं हैं, इस तरह से वो शिक्षा व्यवहारिक नहीं होती है। व्यवहारिक शिक्षा मतलब जिसे इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। हम जो भी काम करते हैं हम उसको सीखते हैं और तब जाके उस काम को सीखते हैं, तभी जाके हमारी वो सिद्धांत जो है हमारे अनुकूल होता है। प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत। प्रयोगशाला में जिन सूचनाओं और तकनीकों का हम प्रतिपादन होता है वे उसी तरह ग्रामीणों तक नहीं पहुंचाए जाते हैं, अपितु उसे ग्रामीण भाषा में अनुवाद करना ही चाहिए, जिससे कि ग्रामीण भाषा की जनता की समझ के अनुकूल बना जाए, जिससे वे समझ सकें और सीख सकें। इस कार्य में प्रसार कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह उन सूचनाओं को ग्रामीणों की समझ के अनुसार परिवर्तित करता है तथा उन्हें घर या खेत में जाकर बताता है। मगर यह भी ध्यान रहे कि ग्रामीणों की जो समस्या होती है किसी एक विषय से जुड़ी हुई नहीं होती है। उनकी समस्या हो सकती है कृषि से, हो सकती है पशुपालन से, होती है भंडारण से, होती है कीटनाशक से, हो सकती है फल सब्जी के उत्पादन से, होती है डेयरी उत्पादन, रसोई उत्पादन आदि कई तरह से संबंधित हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में आवश्यक नहीं है कि विशेष की पूरी जानकारी एक प्रसार कार्यकर्ता को, तो इसलिए हमें ऐसा कार्यकर्ता चुनना चाहिए जो कि ग्रामीणों की आवश्यकता अनुसार जो होता है उनको प्रशिक्षित विशेषज्ञों को गाँव में बुलाना चाहिए और उनका समाधान करवाना चाहिए। अतः इसलिए इससे ये होता है कि इस प्रकार कार्यकर्ता का कार्य जो होता है बहुउद्देशीय होता है। वो एक तरफ विकास होता है और एक तरफ ग्रामीणों का विकास करता है और दूसरी तरफ विषय विशेषज्ञों का होता है, जानकारी देता है उसके और उनके ग्रामीण जनता तक प्रसारित करता है और उसके लिए प्रयत्नशील रहता है। और इसके लिए पूर्ण दक्षता और प्रशिक्षण के साथ ही धैर्य की भी आवश्यकता होती है। एक तरफ उसे विषय विशेषज्ञों को औपचारिकता के साथ कार्य करना पड़ता है और ग्रामीणों की अनौपचारिक विधि से जानकारी भी देनी पड़ती है। निरपेक्षता एवं तटस्थता का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा का जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल पूर्ण निरपेक्ष और तटस्थ रहना चाहिए। यदि प्रसार कार्यकर्ता जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, लिंग, समुदाय, समाज आदि के कारण अगर वो किसी कार्य को करता है, उससे दूषित होता है, तो वह कार्य कभी भी सफलपूर्वक नहीं हो सकता। प्रसार शिक्षा का आधार ही प्रजातांत्रिक है, जिसमें सभी धर्म, भाषा, वर्ग, लिंग, जाति आदि के लोग भाग लेते हैं। कार्यक्रम के सभी लोग उसको समान महत्व देते हैं, सभी को सहयोग प्राप्त किया जाता है और सभी की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। कार्यक्रम के नियोजन और क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता आवश्यक है और भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता को कभी किसी खास वर्ग, समाज, समुदाय आदि के लिए ज़्यादा मैत्री नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसे सभी को एक समान सा व्यवहार करना चाहिए और भेदपूर्ण व्यवस्था और सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रसार कार्यक्रम आपके लोगों के लिए, आप ही इनके प्रतिभागी हो, आप ही इसका मालिक हो, आप ही को इसको अपनाना है और सफल बनाना, मैं तो केवल आपका सहायक हूँ। ये एक उद्देश्य होना चाहिए प्रसार कार्यकर्ता का, तभी वो कार्य हमारा सफल रहेगा। इसी के साथ आता है समता का सिद्धांत। प्रसार कार्यकर्ता को समता का सिद्धांत है। गांव में विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग रीति रिवाज हैं, खान पान के आते हैं, उनके अलग अलग मन की इच्छाएं होती हैं, मनोवृत्तियाँ हैं, संस्कृतियाँ हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, किंतु कार्यकर्ता को उन सबको भी एकता के डोर में बोलना चाहिए। सभी को एकता के सूत्र में बांधकर ही देश के विकास की मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। प्रसार कार्यक्रम का ये मुख्य तरह है कि सभी को उसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी को एक ही छत के नीचे एक ही मंच पर बिठाकर कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा सकता है। हम इसको कह सकते हैं कि प्रसार कार्यकर्ता को ध्यान रखना चाहिए कि केवल एक ही वह समुदाय को प्रशिक्षण कार्यक्रम में सरकारी योजना का लाभ मिलने से प्रसार कार्यक्रम का प्रजातांत्रिक ढांचा खंडित होता है। स्थानीय संसाधनों का प्रयोग का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा स्थानीय संसाधनों के प्रयोग पर आधारित होती है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। जिन गांवों में पर्याप्त पानी व्यवस्था है, भूमि उपजाऊ है, जहां कृषि कार्य है, मत्स्य पालन के लिए पानी में उगने वाली फसलों के प्रचार कार्यक्रम किए जाते हैं तथा लोगों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। परंतु जिन गाँव में पानी का सख्त अभाव है,
महिलाओं को सिर पर मटका लेकर मीलों दूर से घरेलू उपयोग हेतु पानी लाना पड़ता है। वहाँ खेती-बाड़ी का कार्यक्रम चलाना बिल्कुल बेईमानी होगा, उसका कोई भी औचित्य नहीं होगा। इसलिए कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले गाँव में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। समुद्र किनारे रहने वाले लोगों के लिए मोती, सीप, शंख आदि का उपयोग कर सजावटी सामग्री बनाना सिखाया जा सकता है। नारियल के विभिन्न व्यंजनों बनाने सिखाए जा सकते हैं। जंगल के किनारे रहने वालों को लकड़ी से सुंदर सुंदर सजावटी वस्तुएं बनाना सिखाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि प्रसार कार्यक्रम तैयार करने से पहले वहाँ के स्थानीय संसाधनों की जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी है। स्थानीय संगठनों के सहयोग का जो भी वहाँ पे रहते हैं प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम में जो भी वहाँ पे रहते हैं जो भी स्थानीय लोग हैं उनका संगठन की अमूल्य भूमिका होती है। वे संगठन जो विशेष रूप से सेवा भाव से जुड़े हैं, मानव कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनकी सहायता लेनी चाहिए, उनसे विचार विमर्श कर उनका सुझाव लेना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही उद्देश्य है। जब तक एक उद्देश्य हो जाता है तब कार्यक्रम करना आसान होता है तथा सफलता भी चरण चूमती है। गांव के पंचायत, युवा मंडल, महिला मंडल जैसे संगठन जो भी होते हैं, यदि ये संगठन नहीं है तो नए संगठन बनाकर उनसे प्रसार कार्यक्रम को चलाया जाना चाहिए। शिक्षण विधियाँ जो भी होती हैं वो प्रयोग के अनुकूल होनी चाहिए। जैसे कि प्रसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि की आवश्यकता है। एक शिक्षण विधि जो किसी खास लोगों के लिए जानकारी है, वही शिक्षण विधि दूसरों के लिए अनुपयोगी भी सिद्ध हो सकती है। जैसे अशिक्षित लोगों के लिए अगर हम चार्ट, पैम्फलेट, बुकलेट शिक्षण विधियाँ उपयोग करें तो किताबी भी प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि वो निरक्षर हैं, वो पढ़ नहीं सकते हैं। अतः ये शिक्षण विधि कारगर सिद्ध नहीं हो सकती। इस तरह शिक्षित जनता के लिए तो हम चार्ट, बुकलेट, पैम्फलेट वगैरह आदि का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जो शिक्षित नहीं है तो उनके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कठपुतली का खेल, नाटक, प्रदर्शन, फिल्म आदि का करेंगे, जिससे वो देख के और सुन के उस चीज़ को समझ जाए। इसलिए व्यक्ति के मानसिक स्तर और बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखकर ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। सही शिक्षण विधि न होने से सीखने की क्षमता में व्यापक रूप में कमी आ जाती है। शोधों में यह भी देखने को मिला है कि लोगों को सिखाने के लिए एक ही विधि का उपयोग अधिक लाभदायी नहीं होता, बल्कि एक से अधिक विधियों का भी चयन करना चाहिए। जब प्रसार कार्यकर्ता स्थानीय स्थितियों का तथा ग्रामीणों के भौतिक स्थल के अनुकूल शिक्षणों का चयन नहीं करता तो वे असफल हो जाते हैं। मूल्यांकन का सिद्धांत। अंत में हम ये कहेंगे कि हमने जो भी कार्यक्रम चलाया उसका मूल्यांकन आना चाहिए, कि हमें देखना चाहिए कि हमने उसको जब मूल्यांकन करा और हमने देखा कि नवीन तकनीक, नवीन विचार, सूचनाओं को जब हमने ग्रहण किया, उनके जीवन में जो उतारा है, रहन सहन के स्तर को ऊंचा करने के लिए उनकी कार्यक्षमता, कार्यकुशलता बढ़ सके। यदि ग्रामीणों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन होता है तो वे नवीन तकनीकों को अपनाते हैं, उनका आर्थिक स्तर ऊँचा उठता है तथा समझा जाता है कि प्रसार कार्यक्रम सफल हो गया। जब ग्रामीणों के व्यवहार तथा रहन सहन के स्तर में परिवर्तन नहीं होता है और वे अब तक वैसे के वैसे रहते तो समझना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम में कोई भी सफलता हमें प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए मूल्यांकन कहते हैं। और मूल्यांकन का यदि प्रसार कार्यक्रम असफल हुआ तो उसका कारण यही है कि हमारा कार्यक्रम सफल नहीं हो सका। इसके कार्यक्रम में मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हमें अंत तक बता देता है कि हमारा प्रोग्राम सफल रहा या असफल।